एवरीवन, सो आज हम रिवाइज करने वाले हैं केमिकल कंट्रोल एंड इंटीग्रेशन के एनसीईआरटी। इसके फर्स्ट पैराग्राफ में न्यूरल सिस्टम के बारे में बताया गया है कि ये पॉइंट टू पॉइंट रैपिड कोऑर्डिनेशन शो करता है, फास्ट होता है इसके द्वारा जो कोऑर्डिनेशन शो किया जाता है, लेकिन शॉर्ट लिव्ड होता है और नर्व सेल बॉडी की हर एक सेल को इनर्वेट नहीं कर पाती। इसीलिए पिक्चर में आता है एंडोक्राइन सिस्टम, जो कि अपना कोऑर्डिनेशन हॉर्मोन्स के थ्रू शो करता है। न्यूरल सिस्टम और एंडोक्राइन सिस्टम दोनों मिलकर बॉडी की फिजियोलॉजिकल एक्टिविटीज को रेगुलेट करते हैं। एंडोक्राइन ग्लैंड में डक्ट नहीं होती, इसीलिए हम इन्हें डक्टलेस ग्लैंड कहते हैं और इनके द्वारा जो सिक्रेशन होता है हम उसे हार्मोन कहते हैं। हार्मोन की क्लासिकल डेफिनेशन बताई गई है कि ये एंडोक्राइन ग्लैंड से सिक्रेट किए जाते हैं, सिक्रेट करके ये ब्लड में डाल दिए जाते हैं और ब्लड से ये टारगेट ऑर्गन तक पहुंच जाते हैं। जो करंट साइंटिफिक डेफिनेशन है उसमें हार्मोन्स को और अच्छे से बताया गया है कि ये नॉन न्यूट्रिएंट्स होते हैं, ट्रेस अमाउंट्स में रिलीज होते हैं और इंटरसेलुलर मैसेंजर की तरह काम करते हैं। इनवर्टिब्रेट्स का एंडोक्राइन सिस्टम बहुत ही ज्यादा सिंपल होता है और फ्यू हार्मोन्स होते हैं उसमें, लेकिन जो वर्टिब्रेट्स का एंडोक्राइन सिस्टम होता है उसमें लार्ज नंबर ऑफ केमिकल्स एक्ट एज हार्मोन। एंडोक्राइन सिस्टम में एंडोक्राइन ग्लैंड आती है और हार्मोन प्रोड्यूसिंग डिफ्यूज्ड सेल एंड टिश्यू आते हैं। यहाँ पे आपको कई सारे एंडोक्राइन ग्लैंड दिखाए गए हैं, जैसे थायराइड, पैराथायराइड और थाइमस, पैनक्रियास, एड्रिनल, ओवरी एंड टेस्टिस। यहाँ पे जो ऊपर दिखाया गया है इसमें आपको कंफ्यूजन हो सकता है, तो इसीलिए एक उल्टा पी बना लो। ऊपर वाला जो पी का है उसे हम कहेंगे पीनियल ग्लैंड और नीचे जो है उसे कहेंगे पिट्यूटरी ग्लैंड और बाहर जो ऐसे होगा उसे कहेंगे हाइपोथैलेमस। यहाँ पे देख लो, ऊपर वाला पीनियल, नीचे वाला पिट्यूटरी और बगल बगल में जो है यहाँ पे उसे कहेंगे हाइपोथैलेमस। इसके अलावा सम अदर ऑर्गन्स जैसे कि जीआई ट्रैक्ट, लिवर, किडनी, हार्ट, ये भी हार्मोन प्रोड्यूस करते हैं। हाइपोथैलेमस बेसल पार्ट है डायंसेफेलॉन का और इसमें न्यूरोसेक्रेटरी सेल्स होती हैं जिन्हें हम न्यूक्लियाई कहते हैं, जो कि हार्मोन रिलीज करती हैं। इनसे जो हार्मोन निकलते हैं वो या तो रिलीजिंग होंगे या तो इनहिबिटिंग होंगे, जो कि एंटीरियर पिट्यूटरी पे काम करेंगे। अगर रिलीजिंग होगा, यहाँ पे एक एग्जांपल दिया गया है जीएनआरएच, गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन। ये पिट्यूटरी से, एंटीरियर पिट्यूटरी से एलएच और एफएसएच की रिलीज को प्रमोट करवाता है। लेकिन यहाँ पे एक इनहिबिटिंग हार्मोन दिया गया है जो कि है सोमैटोस्टैटिन, जो कि एंटीरियर पिट्यूटरी से ग्रोथ हार्मोन के रिलीज को इनहिबिट करता है। अब ये रिलीजिंग और इनहिबिटिंग हार्मोन बनते कहाँ पे हैं? तो ये है हाइपोथैलेमिक न्यूरॉन। यहाँ पे हार्मोन बनेगा, फिर एक्सॉन के थ्रू ट्रांसफर किया जाएगा एक्सॉन टर्मिनल तक, फिर ये हाइपोफाइशियल पोर्टल सिस्टम दिखाया गया है जिसमें कि ये हार्मोन डाल दिए जाएंगे, तो ये सारे हार्मोन एंटीरियर पिट्यूटरी तक पहुंच जाएंगे। लेकिन जो पोस्टीरियर पिट्यूटरी में हार्मोन आते हैं वो कैसे आते हैं? यहाँ पे हार्मोन बनेगा, एक्सॉन के थ्रू ही सीधा यहाँ पे डाल दिया जाएगा। तो पोस्टीरियर पिट्यूटरी का अपना कोई हार्मोन नहीं होता, ये जो हाइपोथैलेमिक हार्मोन होते हैं उन्हें ही स्टोर और रिलीज करते हैं। तो इसीलिए एक लाइन लिखी हुई है कि पोस्टीरियर पिट्यूटरी इज अंडर डायरेक्ट न्यूरल रेगुलेशन ऑफ हाइपोथैलेमस। पिट्यूटरी ग्लैंड इज लोकेटेड इन अ बोनी कैविटी, जिसे हम सेला टर्सिका कहते हैं, और ये हाइपोथैलेमस से एक स्टॉक की मदद से अटैच्ड होती है। इट इज डिवाइडेड एनाटॉमिकली इनटू एडिनोहाइपोफाइसिस एंड न्यूरोहाइपोफाइसिस। एडिनोहाइपोफाइसिस के दो पार्ट्स होते हैं, पार्स डिस्टालिस और पार्स इंटरमीडिया। यहाँ पे पार्स डिस्टालिस में 6 हार्मोन दिखाए गए हैं: ग्रोथ हार्मोन, प्रोलैक्टिन हार्मोन, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन, एडिनोकार्टिकोट्रोफिक हार्मोन। ग्रोथ हार्मोन जब एक नॉर्मल लेवल से ज्यादा रिलीज होगा तो एबनॉर्मल ग्रोथ करवाएगा, जिससे कि जाइजेंटिज्म की कंडीशन देखी जाएगी। लेकिन अगर ये मिडिल एज में ज्यादा निकलने लगा तो सीवियर डिसफिगरमेंट देखा जाएगा, स्पेशली फेस में, जिसे हम कहेंगे एक्रोमेगाली। इसको अगर जल्दी से पता लग गया तो इसका क्योर हो सकता है, लेकिन अगर नहीं हुआ तो इससे मृत्यु भी हो सकती है। ड्वार्फिज्म क्या है? अगर ग्रोथ हार्मोन एक नॉर्मल लेवल से कम होगा तो ड्वार्फिज्म की कंडीशन देखी जाएगी, जिसमें कि ग्रोथ रिटार्डेड होती है। प्रोलैक्टिन दो काम करवाता है, मेमोट्रोफिक इफेक्ट होता है और लैक्टोजेनिक। मेमोट्रोफिक का मतलब मेमोरी ग्लैंड की ग्रोथ और लैक्टोजेनिक मतलब कि मिल्क फॉर्मेशन इन मेमोरी ग्लैंड। एलएच ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन मेल्स में लेडिक सेल्स पे काम करेगा और एंड्रोजन रिलीज करवाएगा, और फीमेल में ये ओव्यूलेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है और ओव्यूलेशन के बाद जो कॉर्पस ल्यूटियम बनी होती है उसको मेंटेन करता है। लेकिन जो एफएसएच होता है मेल में सर्टोली सेल्स पे काम करके स्पर्मेटोजेनेसिस को रेगुलेट करता है, लेकिन फीमेल में ये ओवेरियन फॉलिकल्स की ग्रोथ और डेवलपमेंट करवाता है। थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन थायराइड को स्टिमुलेट करता है थायराइड हार्मोन बनवाने के लिए।
लेकिन एड्रेनोकोर्टिकोट्रोफिक हार्मोन एड्रिनल कॉर्टेक्स पे वर्क करता है ग्लूकोकोर्टिकोइड को बनवाने के लिए। अब पार्स इंटरमीडिया जो होता है ह्यूमन में ऑलमोस्ट मर्ज्ड होता है पार्स डिस्टालिस के साथ। इससे सिर्फ एक ही हार्मोन बताया गया है मेलानोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन। मेलानोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन मेलानोसाइट्स पे वर्क करेगा और पिगमेंटेशन को रेगुलेट करेगा। और पार्स नर्वोसा यानी कि पोस्टीरियर पिट्यूटरी में अपना खुद का कोई हार्मोन नहीं है, ये स्टोर करेगा ऑक्सीटोसिन और वैसोप्रेसिन को। वैसोप्रेसिन को एंटी डायरेटिक हार्मोन भी कहते हैं। ऑक्सीटोसिन बॉडी के स्मूथ मसल्स पे काम करता है, इसे मिल्क लेट डाउन हार्मोन भी कहते हैं या मिल्क इजेक्टिंग हार्मोन भी कहते हैं। और ये चाइल्ड बर्थ के दौरान यूटेरस के स्मूथ मसल्स पे काम करके विगरस कॉन्ट्रैक्शन करवाता है जिससे कि बर्थ होता है। वैसोप्रेसिन को एंटी डायरेटिक हार्मोन भी कहते हैं। ये डाईयूरेसिस को प्रिवेंट करता है। कैसे? ये रीनल ट्यूब्यूल्स पे एक्ट करता है, इलेक्ट्रोलाइट और वाटर के रीअब्जॉर्प्शन में मदद करता है। और अगर एडीएच नहीं होगा तो एक कंडीशन देखी जाती है जिसे हम डायबिटीज इंसिपिडस कहते हैं, जिसमें यूरिन के थ्रू वाटर लॉस बहुत ज्यादा होता है। पीनियल ग्लैंड फोरब्रेन के डॉर्सल साइड पे प्रेजेंट होता है। इसका हार्मोन होता है मेलाटोनिन। ये 24 आवर डायरिनल रिदम को कंट्रोल करता है। लेकिन इसमें जो अदर काम दिए हुए हैं इसको हम याद करेंगे DPMMT से। D फॉर डिफेंस, P फॉर पिगमेंटेशन, M फॉर मेंस्ट्रुअल साइकिल, M फॉर मेटाबॉलिज्म, T फॉर टेम्परेचर। थायराइड ग्लैंड 2 लोब से बनी होती है और दोनों लोब ट्रैकिया के ईदर साइड पर प्रेजेंट होते हैं और ये दोनों लोब इंटरकनेक्टेड होते हैं थिन स्लैब ऑफ कनेक्टिव टिश्यू से जिसे हम इस्टमस कहते हैं। ट्रैकिया फॉलिकल्स और स्ट्रोमल टिश्यू से बनी होती है। ये फॉलिकल्स भी फॉलिकुलर सेल से बनी होती है इस तरीके से और ये सारे मिलकर कैविटी बनाते हैं। अब ये फॉलिकुलर सेल्स 2 हार्मोन बनाते हैं जिसे T3 एंड T4 कहते हैं। T3 होता है ट्राईआइडोथायरोनिन, T4 होता है टेट्राआइडोथायरोनिन जिसे कि थायरोक्सिन भी कहते हैं। अब ये दोनों हार्मोन के बनने के लिए आयोडीन जरूरी होता है, लेकिन अगर आयोडीन डाइट में कम होगा तो हाइपोथायरॉयडिज्म की कंडीशन देखी जाएगी जिससे कि थायराइड ग्लैंड इनलार्ज्ड हो जाएगी, बड़ी हो जाएगी, जिसे हम कहेंगे गोइटर। अगर ड्यूरिंग प्रेगनेंसी हाइपोथायरॉयडिज्म होता है तो एक कंडीशन देखी जाती है जिसे हम कहते हैं क्रेटिनिज्म। इसमें बेबी का ग्रोथ एंड डेवलपमेंट अच्छे से नहीं होता तो मेंटल रिटार्डेशन देखा जाएगा, लो IQ देखा जाएगा, डीफ म्यूटिज्म एंड एबनॉर्मल स्किन इसकी देखी जाएगी। और हाइपोथायरॉयडिज्म का एक और केस है जो कि एडल्ट वुमेन में होता है। अगर उसमें हाइपोथायरॉयडिज्म हो गया तो इरेगुलर मेंस्ट्रुअल साइकिल होंगे। हाइपरथायरॉयडिज्म तब होता है जब थायराइड ग्लैंड में नोड्यूल का फॉर्मेशन हो जाएगा या कैंसर हो जाएगा। इसमें एक कंडीशन देखी जाती है जिसे हम एक्सोप्थेल्मिक गोइटर या ग्रेव्स डिसीज कहते हैं। तो इसमें BMR बढ़ जाता है। जब BMR बढ़ जाएगा तो वेट लॉस होगा। जब वेट लॉस हो जाएगा तो आंखें ऐसी लगेंगी कि बाहर निकली आ रही हैं जिसे हम कहेंगे प्रोट्रूजन ऑफ आईबॉल। इसे ही हम कहते हैं ग्रेव्स डिसीज और इसमें भी गोइटर देखा जाता है यानी कि थायराइड ग्लैंड जो होगी वो साइज में बढ़ जाएगी। इसके फंक्शंस में सबसे पहले हम याद रख लेंगे कि BMR को रेगुलेट करता है। अगर BMR को रेगुलेट करेगा तो मतलब कि कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और फैट के मेटाबॉलिज्म को कंट्रोल करेगा। एक चीज हम और याद रख लेंगे कि ये एरिथ्रोपोइसिस भी करवाता है। लेकिन जो याद नहीं रहेगा वो ये है कि वाटर इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस को भी ये कंट्रोल करता है। अब इससे सिर्फ T3 एंड T4 ही नहीं निकलता, एक हार्मोन और निकलता है जिसे हम कहते हैं थायरोकैल्सिटोनिन। अब ये कैल्शियम के लेवल्स को कम करता है, इसे कह देंगे हाइपोकैल्सिमिक हार्मोन। थायराइड ग्लैंड की बैक साइड पे प्रेजेंट होती है और एक लोब में 2 पैराथायराइड ग्लैंड होती है, मतलब कि दोनों लोब्स में मिलाकर कितने हो गए? 4 हो गए। इससे हार्मोन निकलता है जिसे हम कहते हैं पैराथायराइड हार्मोन। यहाँ पे पेप्टाइड हार्मोन जो दिया गया है उसको हम बाद में देख लेंगे एक साथ सारे। अब ये हाइपर कैल्सिमिक हार्मोन होता है जो कि ब्लड में कैल्शियम के लेवल को बढ़ाता है। तो सबसे पहले ये वर्क करता है बोन के डिसोल्यूशन या डीमिनरलाइजेशन पे, जिसके थ्रू क्या करता है बोन से कैल्शियम निकाल के ये ब्लड में डाल देता है। रीअब्जॉर्प्शन करता है कैल्शियम का रीनल ट्यूब्यूल से और एब्जॉर्प्शन करता है डाइजेस्टेड फूड से। अब यहाँ पे मैंने एंटागोनिस्टिक क्यों लिखा हुआ है? क्योंकि ये है हाइपर कैल्सिमिक हार्मोन, कैल्शियम के लेवल को बढ़ा रहा है। लेकिन जो अभी हमने इसके पहले पढ़ा था थायरोकैल्सिटोनिन, वो कैल्शियम के लेवल को घटा रहा था। तो जब बॉडी में जैसी कंडीशन होती है ये दोनों मिलकर काम करते हैं। थाइमस की पोजीशन आपको याद रखनी है बिटवीन लंग्स, बिहाइंड स्टर्नम एंड वेंट्रल साइड ऑफ एओर्टा। इससे एक पेप्टाइड हार्मोन निकलता है जिसे हम कहते हैं थाइमोसिन्स। थाइमोसिन इम्यून सिस्टम के डेवलपमेंट में मदद करते हैं। कैसे? इसका मेजर रोल होता है टी लिम्फोसाइट के डिफरेंशिएशन में जिससे कि सेल मेडिएटेड इम्यूनिटी मिलती है और एडिशनल रोल होता है इसका बी लिम्फोसाइट के प्रोडक्शन में जिससे कि ह्यूमरल इम्यूनिटी मिलती है। जैसे ही हम बूढ़े होते जाएंगे ये छोटी होती जाएगी।
कौन? थाइमस ग्लैंड, जिससे कि थाइमोसिन भी कम निकलेगा, जिससे कि इम्यूनिटी कम होती जाएगी। एड्रिनल ग्लैंड किडनी के ऊपर प्रेजेंट होती है। इसमें 2 टाइप्स के टिश्यू होते हैं, एड्रिनल मेडुला अंदर वाले को कहेंगे, एड्रिनल कॉर्टेक्स बाहर वाले को कहेंगे। अब यहाँ पे एडिसन्स डिसीज याद रखनी है कि एड्रिनल कॉर्टेक्स के जो हार्मोन्स होंगे, जब उनका अंडर प्रोडक्शन होगा तो जो कार्बोहाइड्रेट का मेटाबॉलिज्म है वो ऑल्टर हो जाएगा, जिससे कि एक्यूट वीकनेस और फटीग होगा। तो कौन से हार्मोन थे जिनका अंडर प्रोडक्शन हुआ था? एड्रिनल कॉर्टेक्स के हार्मोन थे। और इससे क्या हुआ था? कार्बोहाइड्रेट के मेटाबॉलिज्म को इसने इफेक्ट किया था, जिससे कि एक्यूट वीकनेस और फटीग हुआ है। एड्रिनल मेड्यूला से 2 टाइप के हार्मोन निकलते हैं, एड्रिनलिन जिसे एपिनेफ्रिन कहते हैं, नॉर एड्रिनलिन जिसे नॉर एपिनेफ्रिन कहते हैं। इन्हीं दोनों को कलेक्टिवली कहा जाता है कैटेकोलामीन्स, और इन्हें फाइट एंड फ्लाइट हार्मोन कहते हैं या इमरजेंसी हार्मोन कहते हैं। इमेजिन करो कि तुम्हारे पीछे कोई गन लेकर पड़ा हुआ है, तो क्या होगा? प्यूपिलरी डायलेशन होगा, अलर्टनेस इंक्रीज हो जाएगी, पाइलो इरेक्शन होगा, हार्ट का जो कॉन्ट्रैक्शन है उसकी स्ट्रेंथ बढ़ जाएगी, हार्ट बीट बढ़ जाएगी, रेट ऑफ रेस्पिरेशन बढ़ जाएगा। ये सभी कुछ तुम्हें याद रहता है। लेकिन कैटेकोलामीन्स का एक ऐसा इफेक्ट होता है जिससे कि ये ग्लूकोज के लेवल को बढ़ाएगा, यानी कि ग्लाइकोजन को ये ब्रेक करेगा। इसे ही हम कहते हैं ग्लाइकोजिनोलाइसिस। और लिपिड और प्रोटीन को भी ये ब्रेक करता है। एड्रिनल कॉर्टेक्स को हम 3 लेयर्स में बांटते हैं, GFR से आप याद रख सकते हो, आउटर से इनर, जोना ग्लोमेरुलोसा, जोना फेसिकुलेटा एंड जोना रेटिकुलरिस। जो इससे हार्मोन निकलते हैं एड्रिनल कॉर्टेक्स से, उन्हें हम कहेंगे कॉर्टिकोइड्स। पहला है ग्लूकोकॉर्टिकोइड्स, जो कि कार्बोहाइड्रेट के मेटाबॉलिज्म को रेगुलेट करेगा। मिनरलोकॉर्टिकोइड वाटर इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस को रेगुलेट करेगा। और एंड्रोजेनिक स्टेरॉइड का रोल होता है प्यूबिक, एक्सिलरी एंड फेशियल हेयर की ग्रोथ में। अब यहाँ पे मेन मिनरलोकॉर्टिकोइड एल्डोस्टेरॉन होता है, मेन ग्लूकोकॉर्टिकोइड कोर्टिसोल होता है। अब इसका फंक्शन देख लेते हैं। तो ग्लूकोकॉर्टिकोइड का फंक्शन होता है ग्लूकोनियोजेनेसिस में, मतलब कि ग्लूकोज का नॉन कार्बोहाइड्रेट सोर्स से बनना, लिपोलाइसिस यानी कि लिपिड का ब्रेकडाउन, प्रोटियोलाइसिस मतलब प्रोटीन का ब्रेकडाउन। अब प्रोटीन का ब्रेकडाउन करके ये एमिनो एसिड बनाएगा, जिसका कि सेलुलर अपटेक एंड यूटिलाइजेशन ये कम करेगा। कोर्टिसोल का मेनली यहाँ पे रोल जो दिया गया है वो ये है किडनी फंक्शन को और कार्डियोवैस्कुलर एक्टिविटीज को रेगुलेट करने में। एरिथ्रोपोइसिस करवाता है, मतलब कि आरबीसी प्रोडक्शन करवाएगा, और एंटी इंफ्लेमेटरी रिएक्शंस को प्रमोट करेगा, और इम्यूनो सप्रेसेंट की तरह इसका काम होता है। एल्डोस्टेरॉन एक मेन मिनरलोकॉर्टिकोइड है जो कि सोडियम और वाटर की रीएब्जॉर्प्शन में मदद करेगा, पोटेशियम और फॉस्फेट आयन को एलिमिनेट करेगा, इलेक्ट्रोलाइट को मेंटेन करता है, बॉडी फ्लूइड वॉल्यूम को मेंटेन करता है, ब्लड प्रेशर और ऑस्मोटिक प्रेशर को भी ये मेंटेन करता है। और यहाँ पे एंड्रोजेनिक स्टेरॉइड का आपको काम दिया गया है। पैनक्रियाज एक कंपोजिट ग्लैंड की तरह एक्ट करता है, जिसमें कि एक्सोक्राइन और एंडोक्राइन दोनों पार्ट होते हैं। एंडोक्राइन पैनक्रियाज कंसिस्ट ऑफ आइलेट ऑफ लैंगरहैंस, और ये आइलेट ऑफ लैंगरहैंस 1 से 2 मिलियन होते हैं, लेकिन ये 1 से 2% ही पैनक्रियाज का बनाते हैं। इसमें 2 टाइप्स की सेल्स होती हैं, अल्फा सेल्स जो कि ग्लूकागॉन का सिक्रेशन करती हैं, और बीटा सेल्स जो कि इंसुलिन का सिक्रेशन करती हैं। ग्लूकागॉन मेनली हेपेटोसाइट्स पे वर्क करता है और ग्लाइकोजिनोलाइसिस करवाता है, यानी कि ग्लाइकोजन का ब्रेकडाउन करवाएगा और इससे बनेगा ग्लूकोज, और ग्लूकोज के अपटेक एंड यूटिलाइजेशन को ये कम करता है। और दूसरा ये करवाता है ग्लूकोनियोजेनेसिस, यानी कि नॉन कार्बोहाइड्रेट सोर्स से ग्लूकोज का बनवाना, यानी कि ग्लाइकोजिनोलाइसिस करके भी ये ग्लूकोज बनवा रहा है और ग्लूकोनियोजेनेसिस करके भी ये ग्लूकोज बनवा रहा है, यानी कि ये हाइपरग्लाइसीमिया को प्रमोट करता है। लेकिन जो इंसुलिन होता है वो हाइपोग्लाइसेमिक हार्मोन होता है। कैसे? ये हिपेटोसाइट्स पे वर्क करेगा और एडिपोसाइट्स पे वर्क करेगा, और ग्लूकोज के अपटेक एंड यूटिलाइजेशन को ये इंक्रीज करेगा। ग्लूकोज से ग्लाइकोजन बनवाता है, जिसे हम कहते हैं ग्लाइकोजेनेसिस। प्रोलॉन्ग्ड हाइपरग्लाइसीमिया लीड्स टू कॉम्प्लेक्स डिसऑर्डर, जिसे हम कहते हैं डायबिटीज मेलाइटस। इसमें कीटोन बॉडीज का फॉर्मेशन होता है और यूरिन में ग्लूकोज देखा जाता है, और इसे ट्रीट कैसे करते हैं? इंसुलिन थेरेपी से। वन पेयर टेस्टिस स्क्रोटल सैक में आउटसाइड एब्डोमेन मेल इंडिविजुअल्स में प्रेजेंट होता है। इसके 12 फंक्शन होते हैं। पहला होता है कि प्राइमरी सेक्स ऑर्गन की तरह काम करता है, और दूसरा होता है एंडोक्राइन ग्लैंड की तरह भी ये काम करता है। इसमें सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल होती है और स्ट्रोमल और इंटरस्टिशियल टिश्यू होता है। इसी में लेडिक सेल्स होते हैं, जिन्हें हम इंटरस्टिशियल सेल्स भी कहते हैं, जो कि एंड्रोजन मेनली टेस्टोस्टेरोन का प्रोडक्शन करवाते हैं।
एंड्रोजन का फंक्शन यहाँ पे दिया हुआ है कि डेवलपमेंट एंड मैच्योरेशन ऑफ एसेसरी ग्लैंड्स एंड डक्ट, और बाकी सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स हैं जैसे कि स्टिमुलेट मस्कुलर ग्रोथ, ग्रोथ ऑफ फेशियल हेयर, एक्सिलरी हेयर, एग्रेसिवनेस, लो पिच ऑफ वॉइस। ये सारे तो आपको याद रहते हैं जैसे कि स्पर्मेटोजेनेसिस में मदद करेगा। लेकिन यहाँ पे मेन ये है कि प्रोड्यूस एनाबॉलिक और सिंथेटिक इफेक्ट ऑन प्रोटीन एंड कार्बोहाइड्रेट। यहाँ पे लिपिड या फैट का कोई मेंशन नहीं है। एनाबॉलिक इफेक्ट प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट पे ही दिखाएगा अपना। फीमेल के एब्डोमेन में 1 पेयर ओवरी प्रेजेंट होती हैं। इसका भी डुअल फंक्शन होता है, प्राइमरी सेक्स ऑर्गन की तरह काम करेगा और हार्मोन्स प्रोड्यूस करवाएगा। ये 2 स्टेरॉइड हार्मोन प्रोड्यूस करवाता है, एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरॉन। एस्ट्रोजन निकलता है ग्रोइंग फॉलिकल से। जब ये फॉलिकल्स का ग्रोथ हो जाता है और इनका ओव्यूलेशन होता है जिससे बनता है कॉर्पस ल्यूटियम। कॉर्पस ल्यूटियम से मेनली प्रोजेस्टेरॉन निकलता है, एस्ट्रोजन भी थोड़ी मात्रा में निकलता है। अब एस्ट्रोजन का काम क्या होता है, सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स जैसे कि हाई पिच ऑफ वॉइस, मेमोरी ग्लैंड का डेवलपमेंट करवाना और जो ग्रोइंग फॉलिकल्स हैं उनका डेवलपमेंट करवाना, यही सारा इसका काम होता है। प्रोजेस्टेरॉन का काम ये होता है कि ये प्रेगनेंसी को सपोर्ट करता है, मिल्क सिक्रेशन और मेमोरी ग्लैंड में एविलाई फॉर्मेशन को प्रमोट करता है। बॉडी में कुछ ऐसे भी टिश्यूज हैं जो कि एंडोक्राइन नहीं है लेकिन वो हार्मोन का सिक्रेशन करते हैं। इसमें फर्स्ट आता है एट्रियल वॉल ऑफ हार्ट, जो कि एट्रियल नाइट्रोयूरेटिक फैक्टर को रिलीज करता है और ये ब्लड प्रेशर को कम करता है। मान लिया कि इस वेसल में बहुत ही ज्यादा ब्लड प्रेशर था तो एट्रियल नाइट्रोयूरेटिक फैक्टर इस वेसल को डायलेट कर देगा जिससे कि ब्लड प्रेशर कम हो जाएगा। दूसरा है जेजीएल सेल्स जो कि एरिथ्रोपोइटिन रिलीज करवाती हैं, जो कि एरिथ्रोपोइसिस को प्रमोट करता है यानी कि आरबीसी प्रोडक्शन को प्रमोट करता है। गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट की एंडोक्राइन सेल्स 4 पेप्टाइड हार्मोन्स का सिक्रेशन करती हैं। इनमें पहला है गैस्ट्रिन जो कि एचसीएल और पेप्सिनोजन के रिलीज को प्रमोट करता है। गैस्ट्रिक इनहिबिटरी पेप्टाइड जो इन्हीं के रिलीज को इनहिबिट करता है। कोलिसिस्टोकाइनिन पैनक्रियोजाइमिन जो कि गॉल ब्लैडर पे एक्ट करेगा, बाइल जूस का सिक्रेशन करवाएगा और पैनक्रियाज पे एक्ट करके पैनक्रियाटिक एंजाइम के सिक्रेशन को प्रमोट करेगा। सेक्रेटिन एक्ट करता है एक्सोक्राइन पैनक्रियाज पे और वाटर और बाइकार्बोनेट के रिलीज को प्रमोट करेगा। बॉडी में कुछ और भी अदर जो नॉन एंडोक्राइन टिश्यूज हैं वो रिलीज करवाएंगे ग्रोथ फैक्टर जो कि रिपेयरिंग और रीजनरेशन में मदद करता है। हार्मोन अपना इफेक्ट दिखाते हैं टारगेट टिश्यू पर स्पेसिफिक प्रोटीन से बाइंड करके जिसे हम कहते हैं हार्मोन रिसेप्टर्स। ये रिसेप्टर्स जो होते हैं स्पेसिफिक होते हैं अपने हार्मोन के लिए और सिर्फ टारगेट टिश्यू पर ही प्रेजेंट होंगे। रिसेप्टर 2 टाइप के होते हैं, मेम्ब्रेन बाउंड रिसेप्टर और इंट्रासेल्युलर रिसेप्टर। इंट्रासेल्युलर रिसेप्टर मेनली न्यूक्लियर रिसेप्टर ही होते हैं। मेम्ब्रेन बाउंड रिसेप्टर मेम्ब्रेन पर प्रेजेंट होते हैं और न्यूक्लियर रिसेप्टर या फिर जो इंट्रासेल्युलर रिसेप्टर होते हैं वो सेल के अंदर प्रेजेंट होते हैं। जब रिसेप्टर से बाइंड करता है हार्मोन तो बनाता है हार्मोन रिसेप्टर कॉम्प्लेक्स। बाद में बायोकेमिकल चेंजेस होते हैं जिससे कि आपको जो इफेक्ट होता है वो दिखने लगता है। यहाँ पे हार्मोन 2 टाइप के होते हैं, लिपिड सॉल्युबल और लिपिड इनसॉल्युबल। पहले लिपिड इनसॉल्युबल को देख लेते हैं। इसमें प्रोटीन वाली चीजें आती हैं जैसे कि एमिनो एसिड से बनेगा पेप्टाइड, पेप्टाइड से बनेगा पॉलीपेप्टाइड, पॉलीपेप्टाइड से बनेगा या फिर पॉलीपेप्टाइड ही प्रोटीन बना देगा। तो फिर एमिनो एसिड डेरिवेटिव्स में आते हैं कैटेकोलामिन्स और मेलाटोनिन। पेप्टाइड, पॉलीपेप्टाइड और प्रोटीन में आते हैं बचे हुए। अभी हम इधर देख लेते हैं तो आपको पता चल जाएगा कि बचे हुए मैंने क्यों लिखा है। लिपिड सॉल्युबल में पहले आते हैं स्टेरॉइड हार्मोन्स जैसे कि सेक्स हार्मोन्स, प्रोजेस्टेरॉन, एस्ट्रोजन, टेस्टोस्टेरॉन और एड्रिनल कॉर्टिकॉइड्स। आयोडीनेटेड में आते हैं T3 एंड T4 और अब इन सभी से जितने भी बचे वो आ जाएंगे पॉलीपेप्टाइड में जैसे कि पिट्यूटरी के हार्मोन, हाइपोथैलेमस के हार्मोन, थायरोकैल्सिटोनिन, पैराथ हार्मोन, थाइमोसिन्स, जीआईपी, गैस्ट्रिक इनहिबिटरी पेप्टाइड, गैस्ट्रिन, कोलिसिस्टोकाइनिन पैनक्रियोजाइमिन, थाइमोसिन्स। और थाइमोसिन्स तो मैंने बता दिया है, मतलब कि जितने भी बचे होंगे वो सारे पेप्टाइड, पॉलीपेप्टाइड और प्रोटीन में आ जाएंगे। मान लिया कि जो लिपिड सॉल्युबल हार्मोन है वो कैसे एक्ट करेगा। लिपिड सॉल्युबल है तो ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन को क्रॉस कर जाएगा, इसलिए ये इंट्रासेल्युलर रिसेप्टर पे काम करेगा यानी कि ये सेल के अंदर जाके इंट्रासेल्युलर रिसेप्टर पे काम करेगा। लेकिन जो इनसॉल्युबल है, लिपिड में इनसॉल्युबल है, ये तो अंदर जा नहीं पाएगा तो इसलिए ये मेम्ब्रेन बाउंड रिसेप्टर से बाइंड होकर काम करेगा। अब देख लेते हैं मेम्ब्रेन बाउंड रिसेप्टर से कौन बाइंड होगा, जो कि लिपिड में सॉल्युबल नहीं था। इसने जब इस पे बाइंड किया तो बनाया हार्मोन रिसेप्टर कॉम्प्लेक्स। ये ओवेरियन मेम्ब्रेन दिखाई गई है। एफएसएच का काम यहाँ पे बेसिकली बताया गया है।
तो इसमें पहला रिस्पॉन्स होता है जिसमें सेकेंडरी मैसेंजर बनता है। ये हो सकता है साइक्लिक एएमपी या फिर कैल्शियम आयन या फिर IP3 इनोसिटोल ट्राइफॉस्फेट। इससे बायोकेमिकल रिस्पॉन्स होता है और फिजियोलॉजिकल रिस्पॉन्स होता है। फिजियोलॉजिकल रिस्पॉन्स होता क्या है, जो भी हार्मोन मैसेज लेके आया होगा वो यहाँ पे दिखने लगेगा। एफएसएच मैसेज लाया था कि ओवेरियन ग्रोथ करवाओ, यानी कि फॉलिकल्स की ग्रोथ करवाओ, तो यहाँ पे ग्रोथ होने लगेगी। जो इंट्रासेलुलर रिसेप्टर था वो तो सेल के अंदर प्रेजेंट है। तो हार्मोन आया, उसने प्लाज्मा मेम्ब्रेन को क्रॉस किया, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन को भी क्रॉस किया, इसने बनाया हार्मोन रिसेप्टर कॉम्प्लेक्स। फिर ये सीधा जीनोम पे एक्ट करेगा, इससे बनवा देगा mRNA, फिर प्रोटीन और फिजियोलॉजिकल रिस्पॉन्स हमें दिखने लगेगा।